प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, मैं पूजा शर्मा चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा। तो चलिए बच्चों, हम पहले यह देखते हैं कि हम इसके बारे में पहले से क्या जानते हैं। किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए हमें किन उपायों को अपनाना पड़ता है? बल की परिभाषा क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? थोड़ा बहुत इन सब के बारे में हमें पता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ना है। कार्य, एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य का मान, ऊर्जा के रूप, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य करने की दर और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। आइए इन सब के बारे में हम एक एक कर पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं कार्य किसे कहते हैं। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़े से आराम की आवश्यकता है। मैं अपने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। आराम की आवश्यकता? लेकिन बेटा, अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो आपके द्वारा किया गया कार्य विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं है। माँ, ऐसे मत कहो, मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या तुम्हें पता है वैज्ञानिक भाषा में कार्य किसे कहते हैं? नहीं माँ, वास्तव में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, फिर आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कार्य करना किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए पहले हम कुछ स्थितियों के बारे में बात करते हैं। बेटा, जब आप मॉल जाते हैं तो ट्रॉली को धक्का लगाकर कुछ दूरी तक लेके जाते हो। कोई व्यक्ति किसी बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वह उस चट्टान को नहीं हिला पा रहा। एक आदमी एक रेडी पर भार खींच रहा है, या फिर आप अपने सिर पर एक भारी बोझ रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले जुले खड़े रहते हैं। अब इन सब स्थितियों में सामान्य भाषा में सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक ढंग से देखें तो क्या सब कार्य कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। पहली स्थिति में आप ट्रॉली पर बल लगाकर उसे कुछ दूरी तक लेके जा रहे हो। दूसरी स्थिति में आदमी के बल लगाने पर भी चट्टान नहीं हिली। तीसरी स्थिति में आदमी रेडी को खींच रहा है और कुछ दूरी तय करी। चौथी स्थिति में आप अपने सर पर भार उठाकर एक जगह खड़े हो। तो बेटा, अगर वैज्ञानिक सोच के साथ देखें तो पहली और तीसरी स्थिति में ही कार्य हुआ है, दूसरी और चौथी स्थिति में कोई भी कार्य नहीं हुआ। अच्छा, इसी कारण आपने कहा कि मैंने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई दूरी नहीं तय करी। बिल्कुल ठीक, पहली स्थिति में बल लगाने पर ट्रॉली चल रही है, तीसरी स्थिति में भी रेडी पर बल लग रहा है और वो दूरी तय कर रही है, लेकिन दूसरी और चौथी स्थिति में बल लगाने पर कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा, अर्थात कोई दूरी तय ही नहीं हुई। इन सभी स्थितियों से हम यह समझते हैं कि बल लगाने के साथ यह भी जरूरी है कि जिस वस्तु पर हमने बल लगाया वह वस्तु कुछ दूरी भी तय करे। इसका अर्थ है कार्य करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। पहला, किसी वस्तु पर कोई बल लगना, और दूसरा, उस वस्तु का
विस्थापित होना। आइए अब हम देखते हैं आपको वैज्ञानिक भाषा में कार्य करना समझ में आया है या नहीं। 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहली स्थिति में एक किताब मेज पर पड़ी है। दूसरी स्थिति में एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। और तीसरी स्थिति में यह आदमी चट्टान को धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी स्थिति में कार्य हो रहा है? हाँ माँ, पहली स्थिति में किताब मेज पर पड़ी है तो कोई कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा, कोई विस्थापन नहीं हो रहा। दूसरी स्थिति में घोड़ा बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को खींच ले जा रहा है, यानी कि बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, और यह विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा है। तीसरी स्थिति में आदमी चट्टान को धकेलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये बल इतना नहीं है कि चट्टान को धकेला जा सके। तो बल तो लगा लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ। माँ, क्या मैंने सही जवाब दिया? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो चलिए फाइनली देखते हैं कि कार्य करना किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु पर हमारे द्वारा लगाया गया निश्चित बल उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर सके तो उसे कार्य कहा जाता है। बच्चों, आइए अब हम इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र देखते हैं। कार्य को हम W के साथ डिनोट करते हैं। W वर्क से मिला है। बल को हम F से और विस्थापन को हम S से बताते हैं। किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो W इज इक्वल्स टू F इंटू S। कार्य बल के परिमाण और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बेटा आइए अब हम कार्य के मात्रक के बारे में भी जानें। यदि हमारे द्वारा लगाया गया बल 1 न्यूटन है और वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है तो इसका अर्थ है कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है। लेकिन एक वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में हमने न्यूटन मीटर के स्थान पर जूल का उपयोग किया, इसलिए हम कहते हैं कि कार्य का मात्रक जूल है। बेटा 1 जूल कार्य वह कार्य होता है जब 1 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया जा सके। थैंक यू माँ। अब मैं भी वैज्ञानिक सोच के साथ ही देखा करूंगी कि कोई कार्य हुआ है या नहीं। हाँ जी बेटा, मुझे लगता है कि आपको अब इसके बारे में सब पता चल चुका है। लेकिन एक और बात है, कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सच्ची? वो कैसे? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम 2 कंडीशंस देखते हैं। पहली स्थिति में एक बच्चा मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेल कर ले जा रहा है और एक दूसरा बच्चा अपने खिलौना कार को खींचकर ले जा रहा है। इन दोनों स्थितियों में बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, इसलिए यह कार्य धनात्मक होगा। माँ, इसका अर्थ है यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। लेकिन माँ फिर ऋणात्मक कार्य क्या होगा? बेटा मैं यही बताने जा रही हूँ कि जब लगाए गए बल से विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो उस समय किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोक रहा है, लेकिन वो व्यक्ति रुक नहीं रहा। इसका अर्थ है बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है। हाँ,
इसका अर्थ यह कार्य ऋणात्मक हुआ। यस, तो बेटा अब आपको कार्य के बारे में सब कुछ समझ आ चुका है, तो चलो अब आगे की पढ़ाई करो। तो बच्चों, यह तो हुआ कार्य। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा शब्द का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसके बहुत से स्रोत हैं, लेकिन सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा का एक निश्चित अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। आप सबने क्रिकेट खेला होगा। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसी ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही है। एक जूल कार्य करने के लिए हमें 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बड़े मात्रकों में किलो जूल आता है, जो कि 1000 जूल के बराबर होता है। आइए अब हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। आइए बच्चों, सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे चलते हुए वाहन, बंदूक में से निकलती हुई गोली और सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह। कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा तीव्र गति करेगी, उस वस्तु में गतिज ऊर्जा की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा मुख्यतः 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा उसकी चाल। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम एक बड़ा और एक छोटा हथौड़ा लें और इन दोनों हथौड़ों से एक कील को ठोकने का प्रयास करें तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बड़े हथौड़े ने कील को ज्यादा गहराई तक ठोक दिया है। इसका अर्थ है कि इसने छोटे हथौड़े से ज्यादा कार्य किया। बच्चों, बड़े हथौड़े का द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए उसके पास गतिज ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ जाती है और वह ज्यादा कार्य करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। आइए अब हम वस्तु की चाल के बारे में बात करते हैं।
यदि आप एक पत्थर को कांच की पतली शीट के ऊपर आराम से रख दें तो कांच की शीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इसके विपरीत एक छोटा सा पत्थर यदि बड़ी जोर से कांच की शीट पर मारा जाए तो वह टूट जाती है। इसका मतलब है कि किसी गतिशील वस्तु की चाल का ज्यादा होना उसमें गतिज ऊर्जा की मात्रा बढ़ा देता है और वह ज्यादा कार्य करती है। तो बच्चों, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वह वस्तु किसी निश्चित चाल v के साथ गति कर रही है तो उसमें उत्पन्न हुई गतिज ऊर्जा की मात्रा होगी 1/2 mv²। इस प्रकार अगर किसी वस्तु की चाल को हम दुगना कर दें, अर्थात v को अगर हम दुगना कर दें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो बच्चों, अब हम यह देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा का सूत्र 12 mv² हमने निकाला है, यह हमें कैसे प्राप्त होता है। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। इसके ऊपर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लग रहा है और वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो रही है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u से v हो जाता है। u यहाँ वस्तु का प्रारंभिक वेग और v वस्तु का अंतिम वेग है। यहाँ उत्पन्न त्वरण को हम a के साथ दर्शाते हैं। गति के समीकरण से एक समान त्वरण a से किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग तथा विस्थापन के बीच का संबंध हम इस समीकरण से निकालते हैं। v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ s का मान निकालने पर s इज इक्वल्स टू v² माइनस u² बटा 2a। बच्चों, हमें यह भी पता है कि F इज इक्वल्स टू ma होता है। यहाँ पर F और S का मान W इज इक्वल्स टू Fs में डालने पर हमें मिलता है ma इंटू v² माइनस u² बाय 2a। यहाँ a से a को कट कर देने पर हमें मिल रहा है W इज इक्वल्स टू 12 mv² माइनस u²। यदि वस्तु की गति विराम अवस्था से शुरू होती है, अर्थात वस्तु का प्रारंभिक वेग u का मान 0 है, तो यह मान समीकरण पे डालने पर हमें कार्य प्राप्त होता है W इज इक्वल्स टू 12 mv²। और यहाँ ये स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर है, अर्थात गतिज ऊर्जा E के एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 12 mv²। तो बच्चों, इस प्रकार हम गतिज ऊर्जा के सूत्र को प्राप्त करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का अगला प्रकार स्थितिज ऊर्जा है। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक रबर बैंड लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए। बैंड खिंच जाता है। अब एक सिरे से बैंड को छोड़ दीजिए। बच्चों, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बैंड अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात बैंड ने अपनी खिंची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। लेकिन
खींचने पर रबर बैंड ये ऊर्जा लाया कहाँ से? बच्चों, बैंड को खींचने के लिए जो हमने कार्य किया था वह ऊर्जा के रूप में रबर बैंड में स्टोर हो गया था। हम रबर बैंड को खींचकर कुछ ऊर्जा उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। इसी ऊर्जा के साथ रबर अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है। इसलिए बच्चों, किसी वस्तु के द्वारा इसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आइए बच्चों, हम यह देखते हैं कि किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। बच्चों, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर इसके ऊपर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई तक ऊपर उठाइए। ऐसा करने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता है। वस्तु को उठाने के लिए कम से कम बल वस्तु के भार के बराबर लगता है, अर्थात यहाँ पर F = mg लिया जाएगा। बच्चों, आपको याद होगा कि भार वस्तु के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है और हमें पता है कि W = F × S, बल गुणा विस्थापन। यहाँ बल कितना लगा? mg के बराबर। और विस्थापन कितना हुआ? वस्तु ने h ऊंचाई तय करी, तो इसका अर्थ है W = mgh। यहाँ किया गया कार्य mgh के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु में mgh के बराबर ही ऊर्जा स्टोर होगी और यह ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। सो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। हम चित्र में देख रहे हैं कि लकड़ी का एक गुटका स्थिति A से स्थिति B तक दो विभिन्न पथों से पहुंचाया गया है, लेकिन उसने ऊंचाई AB = h ही तय की है। तो दोनों ही स्थितियों में किया गया कार्य mgh होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थितिज ऊर्जा कार्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ने किस रास्ते से दूरी तय करी, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि उसका विस्थापन कितना हुआ। आइए बच्चों, अब हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। यह ना तो निर्मित की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का यह नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। आइए बच्चों, इस नियम को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में h ऊंचाई पर होने के कारण
उसमें स्थितिज ऊर्जा mgh है और उसकी गतिज ऊर्जा वहां 0 है। 0 क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में वस्तु विराम अवस्था में है, इसलिए ऊंचाई पर प्रारंभिक वेग 0 होगा और वेग 0 होने के कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होगी। इसका अर्थ बच्चों A पोजीशन अर्थात h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा अर्थात 0 प्लस mgh इज इक्वल्स टू mgh ही होगी। बच्चों अब मान लीजिए कि यह वस्तु कुछ दूरी x तय करके अपनी अगली स्थिति B तक पहुंच गई है। अब हमने इस स्थिति पर इसका वेग, इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट करना है। वेग के सूत्र से हम उसका वेग 2gx प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उसने x विस्थापन किया। इस वेग से हम उसकी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं जो है mgx। बच्चों अब हम उसकी स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh के और यहाँ पर विस्थापन h नहीं, उसकी हाइट है। यह वस्तु अब धरती से h माइनस x ऊंचाई पर है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी mg इंटू h माइनस x और कुल ऊर्जा होगी mgx प्लस mgh माइनस x। तो बच्चों इस स्थिति में अब हमारे पास कुल ऊर्जा हुई mgh जो कि पहली वाली स्थिति की ऊर्जा के बराबर ही है। अब हम अगली स्थिति अर्थात C स्थिति की बात करते हैं। जब वह वस्तु पृथ्वी पर पहुंच गई तब हम देखेंगे कि उसमें ऊर्जा कितनी है। धरती पर पहुंचने पर वस्तु का वेग 2gh के बराबर होगा और उसकी गतिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी। अब हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। बच्चों यह वस्तु कितनी ऊंचाई पर है? जी हाँ, वस्तु धरती से h बराबर 0 की ऊंचाई पर है क्योंकि वो वस्तु अब धरती पर आ गई है। तो इसका अर्थ हुआ कि अब इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, लेकिन कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा mgh प्लस 0 इज इक्वल्स टू mgh ही होगी। तो बच्चों हमने तीनों स्थितियों में देखा कि A स्थिति पर, B स्थिति पर और C स्थिति पर वस्तु की ऊर्जा mgh ही रही क्योंकि उसमें प्रारंभिक ऊर्जा mgh ही थी। तो चाहे रास्ते में स्थितिज ऊर्जा ने गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया लेकिन उसकी ऊर्जा mgh ही रही। तो इससे ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्ध होता है जिसके अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। इसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश किया जा सकता है। आइए बच्चों अब हम कार्य करने की दर शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो तैराक बिंदु A से बिंदु B तक तैर रहे हैं, लेकिन एक तैराक बिंदु B तक पहले पहुंच जाता है। यद्यपि दूसरे तैराक को बिंदु B तक पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है। दोनों तैराकों द्वारा किया गया कार्य बराबर है, लेकिन एक ने उस कार्य को करने के लिए कम समय लिया और दूसरे तैराक ने ज्यादा समय लिया। इसका अर्थ हुआ कि कार्य को हम समय के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। इसीलिए हम कार्य करने की दर या शक्ति निकालते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति या पावर कहा जाता है। शक्ति बराबर
कार्य बटा समय। शक्ति को हम P से बताते हैं, कार्य को W से और समय को T के साथ। तो बच्चों पावर P इज इक्वल्स टू W बाय T, इस सूत्र की सहायता से हम शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। शक्ति का मात्रक है वॉट। यह मात्रक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया था। बच्चों 1 वॉट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति 1 वॉट होगी। शक्ति की उच्च दरों को हम किलोवाट से दर्शाते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट होता है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक के बारे में। जूल ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए हम ऊर्जा के एक बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं, जिसे किलोवाट घंटा kWh कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा से क्या अर्थ है? मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक चलाएं तो यह 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। अतः 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। घरों, उद्योगों तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। जैसे 1 महीने में यूज की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में बताते हैं। 1 यूनिट का अर्थ 1 किलोवाट घंटा होता है। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं इस पाठ की दोहराई। किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य भी 0 होगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv² और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनके उत्तर आसानी से बता देंगे। किसी कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा यदि वह बोझे को सर पर लेकर खड़ा है? जी हाँ, क्योंकि कुली ने बल तो लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो कुली द्वारा किया गया कार्य 0 है। धनात्मक कार्य किसे कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, धनात्मक कार्य वह कार्य होगा जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा हो। ये क्वेश्चन आपने अपने आप सॉल्व करना है, सूत्र लगाकर, और आंसर निकालना है। क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक समान गति करती है, तो इस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? कोशिश करिए,
यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप आसानी से इसका उत्तर निकाल पाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और ये रूप आपस में किस तरीके से बदलते हैं। हमने यह भी देखा कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो इस तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अध्याय आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।